डिस्कस अबाउट सम ऑफ द रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? कल्चरल रिलेशनशिप। ठीक है, कल्चरल रिलेशनशिप। क्योंकि मेंस में जब आपको लिखना पड़ेगा तो दृष्टि डालो टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इवन कल्चरल रिलेशनशिप में जो अगर आप ऑप्शन टाइप के कोई एग्जाम्स दे रहे हो जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो उसमें क्या है कि कोई स्कल्पचर दे देगा, कोई आर्ट टाइप दे देगा, कोई आर्टिस्टिक बुक दे देगा, पेंटिंग दे देगा, ये सारी चीज़ों में ऑप्शंस आते हैं आजकल। सो वी विल डिस्कस दैट थिंग ओनली राइट नाउ। ठीक है, तो इस कल्चरल रिलेशनशिप में अभी हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं आपके पूर्वी एशिया यानी कि ईस्टर्न एशिया, पूर्वी एशिया, या आप बोलो ईस्टर्न एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनका भारत के साथ क्या रिलेशनशिप, भारत से संबंध। ठीक है, उनका भारत के साथ कैसा संबंध है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं ये कंट्रीज़ बोलूँ, पूर्वी एशिया के कंट्रीज़ कौन कौन से होंगे? इसमें आपका चाइना आएगा या चीन आएगा। ठीक है, इसमें आपका हांगकांग आएगा, इसमें आपका जापान आएगा। इवन जापान में तो संस्कृत को बहुत तवज्जो दिया जाता है, वो बहुत पसंद करते हैं जापान इसको लगना, और वो उनकी एक लिपि है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम और जानेंगे कि जिसका अर्थ होता है सिद्धम, यानी कि ऐसे संस्कृत को पढ़ के उनको कुछ सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, जापान हो जाएगा। ठीक है, मैप में देखते हैं, चलो। जब हम लोग इन रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चाइना का देखते हैं। देखो, बहुत ही प्रिसाइज में, जिससे कि आपको याद हो जाए उतना ही देखना जितना इम्पॉर्टेंट है। ये भी देखो, वो भी देखो, उससे सारा चीज़ें दिमाग में भर जाती हैं और आप रिवीजन नहीं कर पाते, वो बहुत लंबा चौड़ा पोथा तैयार हो जाता है। शॉर्ट पे जब तक आपके 3 नोट्स ना हो जाए देन यू बिलीव दैट कि आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले हम चीन के साथ संबंध देखेंगे। चीन के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद योर चाइना। ठीक है, सबसे पहले हम इसके साथ। अब देखो, चीन के साथ जो संबंध है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुके थे, जैसे कि मैंने दूसरी शताब्दी से। तो पहले पॉइंट में ये लिखना कि सेकेंडवीं शताब्दी से संबंध स्टार्ट हो चुके थे, रिलेशन स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, जब ये रिलेशन स्टार्ट हो चुके थे तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे यहाँ के 2 भारतीय आचार्य थे, यानी कि 2 भारतीय गुरु थे। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पे लिखना कि भारतीय गुरु या आचार्य, जो भी बोलो, आचार्य 2 थे। क्या क्या नाम था उनका? एक था धर्मरक्षित, ठीक है, और एक थे आपके कश्यप मतंग। ठीक है, मतंग एक्चुअली। ठीक, अब इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने माध्यम से आपके चीन में प्रवेश किया। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों के एक्चुअली माध्यम से चीन में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? एक्चुअली चीन के जो सम्राट थे, चीनी सम्राट, क्या नाम है चीनी सम्राट का? चीनी सम्राट का नाम है मिंगती। ठीक है, अब मिंगती ने किसको? इन दोनों को इनवाइट किया था। इन दोनों का क्या किया था? इनवाइट किया था, निमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था। ठीक है, तो मिंगती ने, दूसरे पॉइंट पे देखें, चीनी सम्राट ने क्या किया था? निमंत्रण दिया था। किसे दिया था? इन दोनों आचार्यों को। ठीक है, आचार्यों को निमंत्रण दिया था। कब? 67 ईस्वी में। जस्ट थिंक अबाउट दैट, सन 67 में, सन लिखो, सन 67 में इनको निमंत्रण दिया था। ठीक है,
अब इनको निमंत्रण दिया था तो वो भारत गए थे। एक बार गया तो इसका मतलब द्वार खुले। अब जब वो गए तो ऑब्वियस ही बात है चीनी यात्री भी यहाँ पर आएंगे, तो आना जाना लगातार रहता गया। और फिर जब आना जाना जब जब हम आचार्यों का आना जाना कहते करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि चीन की तरफ से भी जो आचार्य होंगे, उनके भी जो गुरु होंगे, जो विद्वान होंगे, वो इनके साथ संपर्क करेंगे। जब वो इनके साथ संपर्क करेंगे तो आपस में ज्ञान का भी संपर्क होगा। तो इसका मतलब वहाँ से भी यात्री तो हमारे भारत भी आएंगे। तो हम जानते हैं कि 3 प्रमुख भारतीयों चीनी यात्रियों का हमारे यहाँ पर आवागमन हुआ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसके रिजल्ट से, इसका जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट से क्या हुआ कि चीनी यात्रियों का भारत में भी आगमन हुआ, भारत में भी आना जाना हुआ, जिससे कि आपके जो कल्चरल एस्पेक्ट्स थे, जो भारतीय संस्कृतियाँ थीं, वे चर्चा में रहीं। और विश्वविद्यालय जो थे और जो विहार थे, उनका भी उन्होंने ब्यौरा दिया होगा अपने यात्रा की, जो एक जगह पे एंसेंबल किया होगा, कहीं लिखा होगा, जो ग्रंथ लिखे होंगे, जो डिस्कशन किया होगा, उनसे यहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय है, विहार है, उनके बारे में भी डिस्कस किया होगा, यहाँ के कल्चर्स के बारे में भी डिस्कस हुआ। तो इन्होंने आना जाना होते जिससे उन्होंने भारत की भारतीय संस्कृति विश्वविद्यालय विहार आदि की चर्चा का विस्तार रूप से चर्चा किया। ठीक है, विस्तार रूप से चर्चा किया। इवन आप देखोगे कि जो यहाँ के जो शिक्षक थे, इन विश्वविद्यालयों के और विहारों के जो शिक्षक थे, वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। कहाँ प्रसिद्ध थे वे? चीन में। ठीक है, चीन में वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। सो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि चीन में हमारी प्रसिद्धि कैसे मिली, किसके आमंत्रण से हुआ और कैसे हुआ। अब देखो, जैसे कि अगर कोई शिक्षक का नाम बोला जाए, कोई पूछ ले, तो आप बोल देना कि एग्जाम्पल के लिए आप बोलना कि कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम के आपके बोधि धर्म बौद्धाचार्य। ठीक है, बोधि धर्म बौद्धाचार्य काफ़ी फेमस हुए। ठीक है, चीन में उन्होंने ध्यान का प्रचार किया और वहाँ चान कहा जाता है। ध्यान को क्या कहा जाता है? चान कहा जाता है। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया? इन्होंने चीन में ध्यान, ठीक है, मेडिटेशन का प्रचार किया। ठीक, और जिसे वहाँ क्या कहा जाता है? चान कहा जाता है। इज दिस क्लियर? इतना आपको क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं चीनी यात्रियों की बात करूं, चीनी यात्रियों की, तो हम सभी जानते हैं दे आर वेरी फेमस। चीनी यात्री एक तरफ लिख देना और दूसरी तरफ लिख देना कि किस टाइम में आए, अवधि लिख दो या समय लिख दो। ठीक है, अब कौन कौन से, सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले हमारे बताओ कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान कब आया था? 399 से लेके 412 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आया? ह्वेनसांग। ठीक, ह्वेनसांग कब आए? 630 से लेके आपके 645 तक। ठीक है, उसके बाद कौन आया? इत्सिंग आया। इत्सिंग कब आया? ऑब्वियस ही बात है, इसके बाद ही आएगा, तो 675 से 695। लेकिन पता है, जब ये सारी चीज़ें, अब मैंने बोला कि दूसरी शताब्दी से स्टार्ट हो गया था, जब हमारे जो सम्राट थे उन्होंने इनको निमंत्रण दिया था। ठीक है, 2 आचार्यों को निमंत्रण दिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 14वीं शताब्दी आई,
ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ के राजा बने, जो राजा बने वो कौन से वंश के थे? वेई वंश के। वेई वंश के राजा, ठीक है। वेई वंश के राजा ने आपका सत्ता संभाले, सत्ता संभाले। अब जब इन्होंने सत्ता संभाली तो ऑब्वियस ही बात है, इनके जो प्रथम सम्राट थे, प्रथम सम्राट थे, जो इन्होंने क्या कहा कि बौद्ध धर्म जो है वो राष्ट्रीय, या आप बोल दो कि राजधर्म है। बौद्ध धर्म जो है आपका ये राजधर्म है, राजधर्म है। राजधर्म क्या किया? घोषित कर दिया। क्लियर? ही डिक्लेयर्ड दैट बौद्ध रिलीजन इज योर आपका नेशनल रिलीजन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब किसी ने बोल दिया कि जो बौद्ध धर्म है राज्य धर्म है, इसका मतलब क्या कि बौद्ध जो धर्म के जो विचार हैं, उनके जो आपके गुरु हैं, उनका भी आना जाना होगा। जब उनका आना जाएगा तो बौद्ध धर्म का या बौद्ध दर्शन का विचार प्रचार प्रसार होगा, काफ़ी तेज़ी से होगा, क्योंकि राजा ने खुद इसको डिक्लेयर किया है। तो क्या हुआ कि इसका मतलब इनसे रिलेटेड बहुत सारे मंदिर बनेंगे, विहार बनेंगे, सारी चीज़ों का निर्माण होगा। तो दिस आर द वेरी कॉमन थिंग्स। तो आप बोलो कि जब घोषित किया तो इसमें क्या हुआ? जब घोषित करने के बाद बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। प्रसार हुआ, कहाँ हुआ? चाइना में हुआ। जब चीन में इसका प्रसार हुआ तो बौद्ध धर्म के प्रसार के दौरान आप देखना कि बड़े स्तर पर गुफाएं, ठीक है, इवन मंदिर, फिर विहारों, इन सब का निर्माण, गुफाओं को खोदा गया है, इसलिए खुदाई हुई इनकी तो खुदाई होगी, मंदिरों विहारों का निर्माण हुआ, ठीक है, निर्माण हुआ। जब इनका निर्माण हुआ तो ऑब्वियस ही बात है कुछ तो इंडिया का होगा। इसका मतलब इन पर क्या होगा? इन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति का प्रभाव जो है इजीली देखा जा सकता है, इजीली देखा जा सकता है, ठीक है। जब भारतीय संस्कृति का इजीली प्रभाव देखा जा सकता है, इसका मतलब क्या कि इसके रिलेटेड आपको कुछ हिंदी, जो इंडिया का जो भारतीय संस्कृति है उसमें क्या है? प्रमुख लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है। तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में अब क्या हुआ कि संस्कृत भाषा, भारतीय जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा की अनेक पुस्तकों का क्या हुआ? चीनी भाषा में या पुस्तक या ग्रंथों बोलो, ग्रंथों का बोलो, चीनी भाषा में क्या हुआ? अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद या ट्रांसलेशन हुआ। क्लियर है? जब ये सारी चीज़ें हुई तो कुछ फेमस यहाँ पे आपको गुफाएं वगैरह मिलेंगी जो पर्टिकुलर नाम है, और नाम होने की वजह से क्या है कि क्या ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर आप लिख देना गुफाओं का एग्जाम्पल्स, कुछ गुफाएं, कुछ फेमस गुफाएं कौन कौन सी है भाई? एक आपका डून हुआंग है, फिर आपका यूनकांग है, फिर आपका लुंगमेन है, एक्सेट्रा। ये सारी क्या है कि प्रसिद्ध गुफा है एंड दे आर वेरी फेमस इन द ओवरऑल वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सांस्कृतिक संबंध थे, जो विचार थे, जो आपके ज्ञान था, इन सब का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। किसके द्वारा आदान प्रदान हुआ? जो आचार्य आए और जो भिक्षुएं आए, इंडिया और चाइना के साथ आदान प्रदान हुआ। किसके द्वारा हुआ? भिक्षुओं
एंड आचार्यों, आचार्यों के आवागमन से भारतीय संस्कृति प्लस विचारों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। क्लियर है? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों में आपने गुफाएं देखी होंगी, ठीक है, तो काफ़ी फेमस और भी एक है आपकी मूर्ति आप देखोगे, ठीक है, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक, तो इसमें हम ये तो फेमस गुफाएं हैं, एग्जाम्पल बुद्ध की प्रतिमा की मूर्ति हम बताएंगे। देखना कि लेशान सर्च करना आप नेट पे, जायंट बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा है जो आपका सिचुआन प्रांत में है, सिचुआन प्रांत में है, कहाँ, चाइना में, ठीक है। ये काफ़ी फेमस बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है। क्लियर? ये आपकी फेमस है। तो हम ये टोटली एक ब्रीफ में देख सकते हैं कि कैसे ये आपका हुआ। तो इसमें से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, एक तो ये जो फेमस गुफाएं हैं, एक आप बोल सकते हो कि कौन कौन से चीनी यात्री आदान प्रदान हुए, वो आचार्यों के नाम हो गए, और ये एक दो आपके गुफाओं का बुद्ध की प्रतिमा का नाम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब लिखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, भारत का कोरिया के साथ संबंध, ठीक है, कोरिया के साथ संबंध। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे के पूरे ईस्टर्न साइड को देख रहे हैं, क्या रिलेशनशिप स्टेटस है। अब कोरिया क्या है, एक ऑब्वियस ही बात है, ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है। तो कोरिया स्थित कहाँ पर है, आप मैप में जब देखेंगे तो चाइना के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो कोरिया पहले देख लो कहाँ पर स्थिति इसकी देखते हैं। कोरिया चाइना के या चीन के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। अब जब ये इसके उत्तर पूर्व में स्थित है तो चाइना तक तो भारतीय संस्कृति पहुंच ही गई है। दैट मीन्स कि हम अब चीन से थोड़ा सा आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। देखो बौद्ध भिक्षु और विचारों का ना जो आदान प्रदान होता है, साइंटिस्ट एज पर साइंटिस्ट ही हो गया ना, विद्वान हो गए, आचार्य हो गए, इनका तो आदान प्रदान चलता ही रहेगा, तो ऑब्वियसली आसपास के एरिया हमेशा अफेक्टेड होते हैं, राइट। सो फॉर दैट रीज़न ओनली जो कोरिया को भारतीय संस्कृति के तत्व कहाँ से मिले, जो भारतीय संस्कृति जो अंश थे वो कहाँ से मिले, चाइना से प्राप्त हुए। तो इसीलिए हम एक सीरीज़ में चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि देखो ज्योग्राफी में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो भारत की प्रमुख प्रमुख नदियाँ सब तिब्बत से निकल रही हैं, ठीक है, मैक्सिमम तिब्बत से निकल रहे हैं। सो यू हैव टू नो ऑल दोज थिंग। जैसे ब्रह्मपुत्र जो पूरा नॉर्थ ईस्ट में घूम घाम के जाता है, फिर आपके बांग्लादेश में इधर आता है, डेल्टा बनाता है पश्चिम बंगाल में। तो ये सारी चीज़ें आपके कहाँ से आई, देखो कितना लंबा चौड़ा है, तो ऑब्वियसली चीन में तो है ही। तो फॉर दिस रीज़न ओनली कोरिया का जो कहाँ स्थित है, आपके चीन के उत्तर पूर्व में। इसका मतलब यह कि कोरिया के पास जो भारतीय संस्कृति गई, इंडियन कल्चर गया, भारतीय संस्कृति या आप बोलो इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर गया, वो किसके साथ गया, चीन के थ्रू गया, चीन के माध्यम से या चीन के थ्रू गया, कल्चर का अंश या तत्व जो भी बोलो। क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ सी, देखो अभी तो हम लोग कोरिया डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद देखना कि जापान में कोरिया से गया। अब देखो इसमें 2 पॉइंट्स है, कैसे गया, एक्चुअली गया कैसे। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता चलेगा कि एक आपके बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। पहली बात हम ये लिखेंगे कि बौद्ध भिक्षु थे, 2 तरीके से गया था एक्चुअली, 2 जो एकदम फिर आवागमन लगातार चलता रहा, ठीक है। बौद्ध भिक्षु थे, ठीक, बौद्ध भिक्षु का नाम था सुंदो, ठीक। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बुद्ध की जो मूर्ति है, ठीक है,
मूर्ति और सूत्र लेकर, मूर्ति और सूत्र, ठीक है, इन दोनों को इन्होंने लिया और कब कहाँ गए, 352 ईस्वी में, ठीक है, 352 ईस्वी में ये गए कोरिया, कोरिया चले गए, ठीक है। जब ये कोरिया चले गए, पहला पॉइंट ये था। इसी पॉइंट में आपको एक और मिलेगा, ठीक, ये क्या था, ये था आपके आचार्य मल्लानंद, आचार्य मल्लानंद, ठीक है। आचार्य मल्लानंद कोरिया गए, कोरिया गए। क्या नाम था कोरिया में, कब गए थे, 352 में तो ये हुआ, 352 के बाद ये 384 में, ठीक है, 384 में आचार्य मल्लानंद कोरिया गए, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है इसका, क्या पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट है कि एक जो कोरिया का शहर है वहाँ से भारतीय भिक्षु थे, एक भारतीय भिक्षु, भारतीय भिक्षु, भारतीय भिक्षु थे। उन्होंने क्या किया, कोरिया का एक जगह है, कोरिया का एक प्लेस है, प्लेस बोल दो या नगर बोल दो, नगर है जिसका नाम क्या है, प्योंगयांग, प्योंगयांग, ठीक है। प्योंगयांग में इन्होंने क्या किया, दो आपके मंदिर बनवाए, ठीक है, दो मंदिरों का निर्माण किया, ठीक है। जब इन्होंने निर्माण किया तो लगभग वो 400 आपका ईस्वी था। अब जब 400 ईस्वी में ऑब्वियस सी बात है, जब उन्होंने इसका निर्माण ही कर दिया तो आप देखोगे कि जब निर्माण हो गया, इसका मतलब क्या कि अब हम लोग यूज टू हो गए, यानी कि कोरिया के लोग यूज टू हो गए भारतीय संस्कृति से। अब क्या हुआ, इसके रिजल्ट में, इन तीनों पॉइंट्स के रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में क्या हुआ कि अब भारतीय जो शिक्षक थे वो कोरिया आते जाते थे, ठीक है। भारतीय जो आचार्य थे, आचार्य, सॉरी, आचार्य या आप बोल दो शिक्षक थे, वो क्या थे, कोरिया आने जाने लगे, कोरिया में नॉर्मल आवागमन होने लगा, आवागमन, ठीक है। अब आवागमन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, भारत से आपके धर्म जाएंगे, भारत के विचार या दर्शन जाएगा, भारत में जो मूर्तियाँ बनाने की जो कला है, जो आर्ट है, स्कल्पचर बनाने की वो जाएगी, पेंटिंग स्टाइल्स जाएंगे, फिर यहाँ पर जो मेटल्स वगैरह मिलते हैं, जो मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, उनका ज्ञान जाएगा, तो धातु विज्ञान भी जाएगा, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में वो आवागमन करते रहते थे, ठीक है। तो आई कैन सी से यू दैट जब ये आना जाना हुआ तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि वे भारत के धार, कला, शिक्षा, फिर आपके दर्शन, फिर आपके मूर्ति बनाने की कला, मूर्ति बनाने की कला, ठीक है, फिर चित्रकला, पेंटिंग, चित्रकला, लिटरेचर, लिटरेचर, ठीक है, फिर आपके धातु विज्ञान, ठीक है, एक्सेट्रा, कई सब्जेक्ट्स को लेकर क्या करते थे, आवागमन करते थे, आदान प्रदान हुआ, आदान प्रदान हुआ, ठीक है, अपने साथ ही ले जाते थे इन सबको। तो इसका मतलब क्या कि जो ज्ञान की खोज हुई कोरिया के भी बहुत से विद्वान भारत आए, उन्होंने अपने साथ क्या लेके आया, ज्योतिष लेके आए, खगोल लेके आए, आयुर्वेदिक की शिक्षा भी ली, ठीक है। जब वो वहाँ यहाँ से वहाँ यहाँ आए, कोरिया के भी तो शिक्षक यहाँ आएंगे, तो यहाँ से उन्होंने क्या क्या लिया, यहाँ हमारे भारतीय संस्कृति का जो ज्योतिष है वो विद्या सीखी, खगोलीय विद्या सीखी, आयुर्वेदिक विद्या सीखी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन से टाइम की हैं, ये आपकी 8वीं और 9वीं शताब्दी की है। ये सारा जो आपका केस है ये किस एरा का है, एरा आपका कौन सा चल रहा है, ये आपका चल रहा है 8वीं और 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है। तो कोरिया के विद्वान भी भारत आए, कोरिया के विद्वान
भी भारत आए। ठीक है, जब वो भारत आए तो भारत से उन्होंने क्या सीखा? भारत से सीखा, क्या सीखा भाई? भारत से उन्होंने ज्योतिष सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखी, ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, उन्होंने खगोल सीखा, उन्होंने क्या सीखा? आयुर्वेद सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या सीखा? यहाँ से थे। इसका मतलब क्या है कि अब वो कोरिया भी भारत के दर्शन के प्रति साझिक हो चुका है, उनका संबंध स्टैब्लिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सी अगर मैं जापान के साथ रिलेशनशिप बोलूँ, उसके पहले मैं तिब्बत के बारे में थोड़ा सा और आपको बोलूँ, बिकॉज मैंने आपको तिब्बत का लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें दिखाई हैं, सो इट विल बी मोर हेल्पफुल, राइट? भारत का तिब्बत के साथ संबंध, तिब्बत से संबंध पूरे चाइना से ज़्यादा इस पॉइंट पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। वाई? देखो, एक्चुअली देखो, तिब्बत का पठार क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, राइट? तो ओके, ये तो ज्योग्राफी के केस में है। सी तिब्बत का जो पोजीशनिंग है वो भारत के क्या है? नॉर्थ ईस्ट साइड में है। और अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से जानते हैं तो तिब्बत क्या है कि सबसे ऊंचा पठार है। बट ये जो हमारा उनके साथ, तिब्बत के साथ जो कल्चरल रिलेशनशिप है या जो सांस्कृतिक संबंध है वो काफ़ी व्यापक है, काफ़ी पुराना भी है। लेकिन इस संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आपको एक जिनका मिलेगा वो है आपके थोमनी संबोट। अब ये थोमनी संबोट है कौन? एक्चुअल में जो आपके तिब्बत के राजा नरदेव थे, नरदेव ने अपने जो मंत्री हैं थोमनी संबोट, ये कौन है? ये एक्चुअली तिब्बत के राजा नरदेव, ठीक है, नरदेव के मंत्री थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? राजा ने इनको अपने 19 विद्वानों के साथ, ठीक है, 19 विद्वानों के साथ कहाँ भेजा? भारत भेजा। भारत में कहाँ भेजा? भारत में मगध में भेजा। इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि उन्होंने कहाँ भेजा? मगध में भेजा। ठीक है, सो आई विल से दैट फर्स्ट पॉइंट कि राजा ने थोनमी संभोट को अपने 19 विद्वानों के साथ, अपने 19 विद्वानों के साथ कहाँ भेजा? उन्होंने मगध भेजा। ठीक है, मगध भेजा। तो मगध भेजा तो ऑब्वियस ही बात है, भेजने के रिजल्ट में क्या आ जाएगा कि भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होगा। भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब उन्हें यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो इन लोगों ने क्या किया? यहाँ के जो आपके ये जो विद्वान आए थे, एक्चुअली जो 19 विद्वान आए थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और इन्हीं ज्ञान से क्या हुआ कि संभोट ने, ये जो आपके थोनमी संभोट है, ठीक है, थोमनी संभोट ने आपका भारतीय लिपियों के आधार पर, भारतीय लिपि के आधार पर एक लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, आधार पर नई लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, इन्वेंट किया, आविष्कार किया। ठीक, अब यही जो लिपि है, इस लिपि का पूरे तिब्बत में गया। यही लिपि जो है, नई लिपि जो है ये तिब्बत में प्रयोग हुई, तिब्बत में प्रयोग किया गया। ठीक है, साथ ही साथ आपके मंगोलिया प्लस मंचूरिया, ठीक है, मंचूरिया में भी इस लिपि का बहुत ही इस्तेमाल किया गया, प्रभाव देखा गया। क्या देखा गया? प्रभाव देखा गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संभोट ने जो आपके तिब्बत लोगों के लिए जो व्याकरण, जो आपका जो ग्रामर बनाया, ये इसी सब तरह से बना। ठीक है, तो ये
इस संभोट ने एक्चुअली जो थोनमी संभोट, ठीक है, सोम्बी थम्बोट ने तिब्बत के लोगों के लिए जो आपका ग्रामर तैयार किया, ग्रामर जो लैंग्वेज तैयार किया, जो व्याकरण तैयार किया, करण तैयार किया, वो क्या था, वो एक्चुअली प्रभावित था, जो ये ग्रामर था वो क्या था, आधारित किस पर था, ऑन द बेसिस, आधारित किस पर था, पाणिनि, पाणिनि, ठीक है, आई होप आई एम राइटिंग द राइट, पाणिनि, ठीक है, पाणिनि का जो भारतीय भारतीय संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण था, व्याकरण उस पर आधारित था। तो नाउ यू कैन सी दैट संस्कृत से तिब्बती भाषा में अनुवाद की जितनी भी हमने अभी चाइना में देखा ना कि कितने सारे बौद्ध धर्म में चीनी भाषा में संस्कृत के लैंग्वेज को ट्रांसफ़र किया गया, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, हम दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आपका थोमनी संभोट का आता है, दूसरा आपका नालंदा। सेकंड पॉइंट में मैं आपको 2-3 विश्वविद्यालयों के नाम बताऊंगी, ठीक है। पहले देखो यहाँ पर बहुत सारे भारतीय, देखो बहुत सारे भारतीय जो विद्वान हैं वो तिब्बत में गए, कुछ को तो राजा ने आमंत्रित किया, कुछ ने वहाँ पे जाके बौद्ध धर्म की नींव डाली, कुछ वहाँ पर गए, उनसे सीखा गया, ठीक है। फिर उस वक्त आप आपको अभी मैं लिखवा भी दूंगी कि जो संभोट थे, संभोट जब भारत आए थे और जब वो नालंदा विश्वविद्यालय के एक सामान्य स्टूडेंट थे, एक छात्र थे, उसी वक्त जो है हेनसांग नालंदा में अपना आगमन किया था, या चीनी यात्री बनकर नालंदा विश्वविद्यालय आए थे, ठीक है। सो वी विल राइट ऑल दोज थिंग्स वन बाय वन। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो एक आचार्य थे, आपके आचार्य थे, सॉरी बार बार मैं गलत लिख रही हूँ, आचार्य थे जिनका नाम था कमलशील, कमलशील, ठीक है। इस कमलशील को तिब्बत के राजा ने बुलवाया था, तिब्बत के राजा ने आमंत्रित किया था, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब देखो एक और विद्वान थे, ये तो ए पार्ट हो गया, इसी का बी पार्ट देखोगे, एक विद्वान थे ज्ञानभद्र, नाम सुना होगा आपने, ज्ञानभद्र। ये क्या थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। अब ये जो विद्वान थे, इन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ कहाँ गए थे, धर्म प्रचार के लिए, बेटों के साथ, बेटों कौन से, 2 बेटे थे, के साथ धर्म प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए कहाँ गए बताओ, तिब्बत गए, तिब्बत गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। सी पॉइंट में आप देखोगे कि एक विद्यालय है, जैसे कि इंडिया में जैसे विद्यालय ना, उसी टाइप का आप वहाँ जाओगे ना तो आपको बौद्ध विहार में मिलेंगे, ठीक है। जस्ट सेम मानसिकता को लेकर या सेम स्ट्रैटेजी को लेकर वहाँ पे बौद्ध विहार बने। तो आप देखना, एक विश्वविद्यालय है ओदंतपुरी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के सेम टू सेम वहाँ पर बौद्ध विहार का निर्माण हुआ, विहार का निर्माण हुआ, ओके, बौद्ध विहार का निर्माण हुआ, क्लियर। एक ये हो गया। अब एक और शिक्षक है आपके कुमारजीव, शिक्षक क्या नाम क्या है, शिक्षक का नाम है कुमारजीव, ठीक है। कुमारजीव ने आपके 5वीं शताब्दी में, ठीक है, 5वीं शताब्दी में काफ़ी एक्टिव थे, एक्टिव थे, किस रेस्पेक्ट में एक्टिव थे, ये जो तिब्बत में शिक्षा का प्रचार प्रसार था उस टाइम पे ये काफ़ी एक्टिव थे, क्लियर है। अच्छा, लास्ट पॉइंट मैं ये लिखवाऊंगी आपको कि जब हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आए, नालंदा विश्वविद्यालय में आगमन हुआ,
आगमन हुआ तो क्या था, थोनमी संबोट वहाँ के छात्र थे। क्लियर है। एफ पॉइंट क्या लिखेंगे, एक और आपके ये जो बौद्ध धर्म का जो आदान प्रदान हुआ उसमें जो मेन नींव डाली आपके तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म का, वो एक आचार्य थे। आचार्य का नाम था आतिश दीपंकर श्रीज्ञान। आतिश दीपंकर दीपंकर श्रीज्ञान। ठीक है, ये क्या है, आचार्य है। आचार्य कहाँ के आचार्य है, विक्रमशिला के, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आतिश दीपंकर श्रीज्ञान आचार्य थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 11वीं शताब्दी में तिब्बत में गए और वहाँ पर बौद्ध धर्म को, जो बुद्धिज़्म है, बौद्ध धर्म की सशक्त नींव डाली, मजबूत नींव डाली। क्लियर है। ये तिब्बत वाला बताना था बिकॉज़ पहले मैंने चाइना बता दिया था। अब आ जाओ जापान पर। ठीक है, जापान के साथ संबंध। भारत का जापान के साथ कल्चरल रिलेशन या ठीक है, संबंध। ठीक, अब जब इन बहुत सारे संबंध के बारे में हम डिस्कस कर, आई थिंक सम शॉर्ट्स आर आल्सो देयर, आई हैव पुट इट, बट यहाँ पर पता है सबसे मेन बात मैं क्या करूँगी, ये जो संस्कृत लैंग्वेज है इसका बहुत ज़्यादा फॉन्ड लवर थे, काफ़ी लर्न करने की इच्छा थी वहाँ पर। इवन जापान को तो बौद्ध धर्म वहाँ पर राजधर्म भी घोषित किया गया था, राइट। सो वी विल सी दैट लाइक दिस वे कि जो सांस्कृतिक संबंध है जापान के साथ, वो जो ये जो साथ जो कल्चरल रिलेशनशिप है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1500 ईयर्स ओल्ड है या पुराना है। ठीक है, अब प्रवेश और इवन कि वहाँ पर जो प्रवेश है, मतलब उनका जो आगमन है, ये हमें लिखित प्रमाण मिलता है। वो भी लिखित प्रमाण जो प्रवेश का या एंट्री का, किसके, भारतीय का जापान में लिखित रिटन एविडेंस। ठीक है, रिटन एविडेंस यानी कि लिखित प्रमाण हमें मिलते हैं 552 ईस्वी। ठीक है, 552 ईस्वी, कैन यू इमेजिन। क्लियर। अब देखो कोरिया, देखो इसके पहले क्या है, चीन से कोरिया तो जा ही चुका था, तो इसलिए क्या हुआ कि जो कोरिया के सम्राट थे ना, उन्होंने जापानी सम्राट को एक उपहार के रूप में एक बौद्ध की मूर्तियाँ, सूत्र और पूजा में प्रयोग होने वाले जो वस्तुएं हैं, और उनके साथ एक मूर्तिकार, कलाकार, वास्तुकार आदि भी भेंट दे दिए थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा उससे अफेक्टेड हो गए, प्रभावित हो गए, कि उन्होंने बोला कि जो जापान का राजधर्म है वो क्या है, बौद्ध धर्म है। क्या है, बौद्ध धर्म है। सो आगे देखते हैं सीरीज में क्या हुआ कि जो कोरिया तो पहुंच चुका था, तो कोरिया के जो सम्राट थे, कोरिया के सम्राट, ठीक है, सम्राट ने गिफ्ट दिया या उपहार दिया, किसे, जापान के सम्राट को। ठीक है, क्या उपहार में दिया, ये देखो, बुद्ध की मूर्तियाँ दी। ये उपहार क्या क्या थे, बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की एक्चुअली मूर्तियाँ। ठीक है, बुद्ध की मूर्ति दी उपहार में, फिर कुछ सूत्र दिए, कुछ पूजा के में प्रयोग किए गए वस्तुएं दी, पूजा में प्रयोग किए गए वस्तुएं दी। ठीक है, ओके। फिर आपके साथ कुछ मूर्तिकार गए, साथ
कुछ मूर्तिकार दिए, आर्टिस्ट दिए मूर्तिकार, ठीक है। उसके बाद कुछ कलाकार, कुछ वास्तुकार एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें भेंट में दी। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि जापान ने बौद्ध धर्म को आपका राजधर्म घोषित किया, क्लियर है? क्या घोषित किया? बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म में ही घोषित कर दिया, क्लियर है? अब इसमें आपको वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रतिमाएं भी मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बट मेन क्या है, मेन यहाँ पे मैं आपको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूँगी। देखो, क्योंकि जब बौद्ध धर्म गया, इंडियन कल्चर गया वहाँ पर, तो इंडिया से ऑब्वियस सी बात है इंडिया की लैंग्वेज भी जाएगी, एंड इंडियाज़ लैंग्वेज दैट टाइम वाज संस्कृत, ठीक है। तो जब ये गया तो इसका मतलब क्या है कि संस्कृत लैंग्वेज भी, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। आदान प्रदान हुआ, इसका मतलब क्या कि संस्कृत लैंग्वेज का भी हुआ, ठीक है। जब संस्कृत लैंग्वेज का हुआ तो क्या हुआ कि जो जापान में जो संस्कृत को ना बहुत ही पवित्र लैंग्वेज माना गया, ठीक है। और संस्कृत लैंग्वेज में मंत्र लिखे जाते थे, उनको हम लोग क्या कहते थे? शिंतन। वो लोग जो जापानीज थे वो क्या कहते थे? उन्हें शिंतन कहते थे, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि पहली चीज़ हम ये लिखेंगे कि जापान में संस्कृत लैंग्वेज को, संस्कृत भाषा को क्या पवित्र माना जाता था? पवित्र, होली लैंग्वेज माना जाता था, ठीक है, ठीक है। क्योंकि माना जाता था तो इसका मतलब क्या कि वो जिस लिपि में संस्कृत के मंत्र लिखते थे, अब जापानीज जो हैं वे जिस लिपि में संस्कृत के मंत्र लिखते थे उसे क्या कहा उन्होंने? शिंतन कहा, शिंतन, ठीक है। शिंतन का शाब्दिक अर्थ होता है आपका सिद्धम, जिसका अर्थ होता है सिद्धम का। अब जब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अर्थ ये गए ऐसी लिपि जिससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है। इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे? अर्थ यानी कि ऐसी लिपि जिससे सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है, सिद्धि प्राप्त होती है। अब जब सिद्धि प्राप्त हो, ये सारी चीज़ें घटनाएं कब की है? वो जस्ट इमेजिन 7वीं शताब्दी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। तो आई विल से दैट कि 7वीं शताब्दी में राजकुमार, जो वहाँ के राजकुमार थे, उनका नाम था शोतोकू ताइसी, ठीक है। तो शोतोकू ताइसी के समय चीनी भाषा में जो अनुदित बौद्ध ग्रंथ थे वो कहाँ पहुँचे? जापान पहुँचे, ठीक है। और जापान पहुँचे जब बौद्ध ग्रंथ की भाषा जो है होने के कारण, अब क्या, बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि भारत और जापान के मध्य जो है एक इम्पॉर्टेंट कड़ी के रूप में काम किया। कहाँ के काम किया? बौद्ध के जो ग्रंथ थे, ठीक है। और इसलिए जो वहाँ के जो विद्वान थे, जापानी जो विद्वान थे, वो हमेशा संस्कृत को लर्न करना, उसको जानना, एक तो वो बहुत प्यार करते हैं और हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं कि कैसे इस चीज़ को लर्न करें। आज भी ये उनको देखा जाता है। तो ये सारी घटनाएं जो थी वो 7वीं शताब्दी की थी, एक तो शताब्दी की थी। और यहाँ के जापान के राजकुमार का नाम जान लो, क्या नाम है आपका? शोतोकू आपकी ताइसी, ठीक है। शोतोकू ताइसी जो उस समय के थे, उस टाइम के 7वीं शताब्दी में, तो इन्होंने क्या किया? चीनी भाषा में जो अनुदित बौद्ध ग्रंथ जापान पहुँचे। इनके टाइम में ही, इन्हीं के समय
समय क्या हुआ, जो चीनी भाषा में जो ट्रांसलेटेड, चीनी भाषा में अनुदित बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, कहाँ पहुँचे, जापान पहुँचे, ठीक है, जापान पहुँचे। जापान पहुँचे तो ये क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, संस्कृत भी गई। इसी के रिजल्टेंट में क्या हुआ, संस्कृत भी पहुंची, संस्कृत पहुंची, संस्कृत पहुंची, संस्कृत पहुंची, यानी कि भारतीय संस्कृति पहुंची। भारतीय संस्कृति जब पहुंची, देखो अब भारतीय संस्कृति जब पहुंची तो इसका मतलब क्या है कि भारत और जापान के बीच के जो संबंध है, इन ग्रंथों ने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर का कार्य किया। जब इम्पॉर्टेंट फैक्टर का कार्य किया तो ऑब्वियस ही बात है दोनों में संबंध स्टैब्लिश हुआ। तो स्टिल डेट वहाँ के जो विद्वान हैं जापान के, वो क्या है कि वो संस्कृत को लर्न करने की बहुत इच्छुक स्थिति रखते हैं। क्लियर है? तो होप वी हैव डन ऑल दोज थिंग्स ऑफ योर ईस्टर्न एशिया। अब और कुछ देश बचे हुए हैं। ईस्ट हो गया तो हम लोग ईस्ट, वेस्ट और भी। अब वेस्ट में क्या है, वेस्ट में आपके सारे ऑयल गिविंग या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब गल्फ़ कंट्रीज़ कौन कौन से, एक तो आपके अरबी सारे देश आ जाएंगे, ठीक है। तो उनके साथ जो इंडिया का रिलेशनशिप है, आप या ये भी बोल सकते हो कि पश्चिमी एशिया के साथ जो भारत के संबंध हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।